Hello students, welcome to new study point. We have resumed our classes and the topic which I have selected today is antibody. Okay, हम लोग एंटीबॉडी जो है वो पढ़ने वाले हैं और बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये एंटीबॉडी का डायग्राम। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि एंटीबॉडी का जो ये डायग्राम है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को रखता है, इसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। ओके, तो आइए हम पहले एंटीबॉडी को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या समझना है कि एंटीबॉडी क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे कि जो एंटीबॉडी है वो एक इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ओके। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में ग्लोब्यूलिन शब्द को सुना होगा, यानी यू हैव हर्ड अबाउट द ग्लोब्यूलिन टर्म। दिस ग्लोब्यूलिन टर्म, ठीक, ये ग्लोब्यूलिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसका मतलब होता है ऐसी कोई प्रोटीन जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। ठीक, इम्यून सिस्टम की स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाती है और जो इम्यूनिटी है उसको मतलब होते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का जो पैथोजन है अगर वो एंट्री करता है तो उस एंट्री यानी उसके चूंकि जब वो एंट्री करेगा तो उसे एंटीजन कहा जाएगा। तो उस एंटीजन की एंट्री करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो भी रेस्पॉन्स होते हैं, ठीक, वो एक कुछ केमिकल सब्सटेंस के द्वारा कराए जाते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडी बोलते हैं। दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। तो वही हमको जो है वो यहाँ पे पढ़ना है कि एंटीबॉडी क्या है बेटा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। एंड दीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोड्यूसर्स, यानी ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी प्रोड्यूस होते हैं कहां पे, तो हम बोलेंगे इन द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। ओके, यानी हम लोग देखेंगे कि ये किसी एंटीजन के रेस्पॉन्स से जो है वो प्रोड्यूस होता है, इन द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। ठीक है, अब हम आपको बता चुके हैं कि एंटीजन क्या है। एंटीजन फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज की एंट्री जो आपकी बॉडी को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ऐसी चीज को एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, एंटीजन कहा जाएगा। ओके, तो दीज एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन विच आर प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। ओके, ये चीज आपने समझी। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो एंटीबॉडी है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। क्या बोला है मैंने, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ओके, अगर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। मैंने अभी बताया कि ये प्रोड्यूस किया जाता है इन द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, ठीक, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन इसको प्रोड्यूस करेगा। तो हम बोलेंगे प्रोड्यूस्ड बाई, हम ऐसे बोलेंगे प्रोड्यूस्ड बाई। यहां लिखा है प्रोड्यूस इन द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, यहां पे लिखा है प्रोड्यूस्ड बाई, तो हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स। आप जानते हैं लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस बी लिम्फोसाइट की जो हेल्प करता है वो करता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, यानी इसके हेल्प में, इसके फॉर्मेशन में टी लिम्फोसाइट जो है वो हेल्प करता है इसके फॉर्मेशन में, लेकिन खुद जो है वो एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करता। तो हम ऐसे लिखेंगे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी ये खुद प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है ताकि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर पाए। तो हम बोलेंगे हेल्प्स इन द प्रोडक्शन, यहां पे लिखेंगे हेल्प इन द प्रोडक्शन। ठीक है, यानी वो प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये हमें कुछ जानकारी एंटीबॉडी के रूप में मिल गई। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है और ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस होते हैं इन द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, किसी भी एंटीजन के रेस्पॉन्स में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो एंटीजन है ये फिजिकल हो सकता है, यानी यू कैन से दैट इट इज फिजिकल। ओके, इट इज फिजिकल के बाद इट इज केमिकल, यानी ये केमिकल भी हो सकता है, केमिकल के प्रेजेंस में भी हो सकता है, और थर्ड जो है ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है, मोस्टली जो है वो एंटीजन बायोलॉजिकल रूप से ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये सारी चीजें हैं। तो ये एंटीजन जो है वो क्या है, मतलब एंटीजन जो है उसका जो रेस्पॉन्स होता है
दैट इज वो एंटीबॉडी के जब ये रेस्पॉन्स करते हैं तब एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। एंटीबॉडीज क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इसमें टी लिम्फोसाइट जो है वो इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है और वो खुद एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, देखिए एक चीज हमें ध्यान यहाँ पे रखना है, क्या ये जो मैंने एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर बनाया है, आप देखिए कि इसमें देयर आर फोर चेन्स, यानी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 चेन्स। इसमें से 2 हैवी चेन है, हैवी चेन का मतलब होता है एक लॉन्ग है ना, एक ये वाली लॉन्ग है और एक ये वाली लॉन्ग है। तो ये 2 हैवी चेन्स हैं, इनको H2 कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, H2 कहा जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं ताकि क्लियर दिखे, ओके, H2 कहा जाएगा। 2 हैवी चेन, हैवी को H से डिनोट किया जाता है और ये 2 है इसलिए इसको H2 कहा जाता है। और हम देखेंगे कि 2 हमारे पास चेन है जो कि लाइट है, लाइट मतलब बहुत भारी नहीं है इसलिए उसको L2 लिखा जाता है। तो जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो H2L2 के नाम से डिनोट किया जाता है या इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अब पहले हम हैवी वाले को देखते हैं। हैवी में अगर हम देखेंगे तो देयर आर 2 रीजन्स, ठीक। पहला रीजन यहां से यहां तक, मैंने इधर लिखा हुआ है कांस्टेंट रीजन, है ना, यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट रीजन कहलाता है। कांस्टेंट रीजन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये बिल्कुल, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई वेरिएबल नहीं होता, जैसे कि ऊपर होता है ना, तो ये कांस्टेंट रीजन होता है। इसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे तो इसे वेरिएबल रीजन कहा गया। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, ये चेंज नहीं होता है लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एंटीजन, ओके, कि एंटीजन किस प्रकार का है उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, इसे वेरिएबल कहा जाएगा, ठीक है। अगर आप लाइट चेन में देखें तो इसमें देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ये जो पार्ट है आप देखिए इन दोनों का जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहीं पे आके एंटीजन जो है वो जुड़ेगा। जब एंटीजन जुड़ेगा तो ये एंटीबॉडी जो है, ये जो एंटीबॉडी है वो खुद केमिकल को प्रोड्यूस करेगी जिसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। दैट इज एंटीबॉडीज है ही एंटीजन को पकड़ लेता है यानी एंटीजन को बाइंड कर लेता है। हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे कि जो ये दोनों चेन है, दीज बोथ चेन्स आर ज्वाइंड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजिंग, ठीक है। आप देखिए डाइसल्फाइड यानी सल्फर के ब्रिज है, उस सल्फर ब्रिज के द्वारा ये दोनों आपस में जो है वो कनेक्टेड है, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है। इसमें जो मेन टर्म है वो याद करने वाला ये है कि ये जो लिखा है एन और यहाँ पे एक लिखा है सी, इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बताइए एंटीजन बाइंडिंग साइट एन टर्मिनल पे है या सी टर्मिनल पे है, ठीक है। तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ओके। अब इसका क्या मतलब है, इट इज अ टाइप ऑफ एमिनो एसिड। तो हम अगर ये देखेंगे एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, जब हम किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल को लिखते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो जब हम किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल को लिखते हैं तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अ वेरी सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट विच इज नोन एज एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो मैं एक बार जरा यहाँ पे लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं एमिनो एसिड के बारे में लिखता हूं, ठीक है। कई सारे एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, ओके। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जो एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि एक कार्बन होता है और उस कार्बन पे एक R ग्रुप लगा होता है, एक तरफ COOH ग्रुप लगा होता है, एक तरफ NH2 ग्रुप लगा होता है और एक तरफ H लगा होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एमिनो एसिड्स, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर तो इस एमिनो एसिड के अंदर एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक तरफ आपका जो है वो एमीन ग्रुप है, एक जगह एल्किल ग्रुप है और एक जगह हाइड्रोजन ग्रुप है। ध्यान रखिएगा ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ऐसा कोई कार्बन, ऐसे याद रखिए आप कि ऐसा कोई कार्बन जिसके चारों बॉन्ड पे, यानी ऐसा कोई कार्बन जिसके चारों बॉन्ड पे डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, ऐसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन और इसे स्टार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसे कायरल कार्बन कहा जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक लिखा है, इसका मतलब ये C लिखा है और ये क्या लिखा है, N लिखा है, नाइट्रोजन टर्मिनल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि समझ लीजिए इसको हम ऐसे लगा दे रहे हैं और C जो है वो आपको यहाँ पे लास्ट में मिलेगा, अंडरस्टैंड। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसी के पास अगर आप देखेंगे, इसी के पास तो अगर हम यहाँ पे लिख दें NH2, तो यहाँ पे NH, देखिए ये लिखा हुआ है NH2, मैं इसको जानबूझ के ले रहा हूं इधर, और हमें देखिए ये कार्बन है, ये R ग्रुप ऐसा ही लगा रहेगा, ये हाइड्रोजन ऐसा ही लगा रहेगा और यहाँ पे COOH
ग्रुप जो है वो लगाया जाएगा। अगर हम इसे निकालते हैं तो हम देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे कि ये जो OH है ना, ये वाला, ये OH और इसका H ये जो है एलिमिनेट कर जाते हैं, -H2O यानी एलिमिनेट कर जाएगा, और जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आप देखिए NH2CrH, फिर यहाँ पे लिखेंगे C, फिर यहाँ पे लिखेंगे O, और यहाँ पे फिर लिखेंगे NH, और उसके बाद फिर C, फिर यहाँ पे R हो जाएगा, फिर यहाँ पे H हो जाएगा, और ये हो जाएगा COOH। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इधर N टर्मिनल आ गया और इधर क्या आ गया, C टर्मिनल। हर हमेशा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा उसके एक साइड में N टर्मिनल और एक साइड में C टर्मिनल ही आएगा। लेकिन जो इस बॉन्ड का, मेरा मकसद इस बॉन्ड को बताना है, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। यही मुझे बताना था कि CONH बॉन्ड को हमेशा कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप यही बोलेंगे दो अमीनो एसिड को जब आपस में हम कंबाइन करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, और बनने का जो तरीका है वो आपके सामने मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये जो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं, रिवाइज ये कर रहा हूं कि antibodies are immunoglobulins which are produced in the response of the antigen. This antigen may be physical, chemical or biological. I have told you about antigen, anything which enters in our body and stimulates the production of the antibodies which is known as antigen. Okay, and this antibody is a protein molecule, and you know that protein molecule is the combination of several amino acid with the formation of पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से ये बनता है प्रोटीन मॉलिक्यूल। दूसरी चीज ये है कि ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं ये बी लिम्फोसाइट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनकी सहायता जो है वो टी लिम्फोसाइट जो है वो करता है। टी लिम्फोसाइट करता है, ताकि खुद जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो बी लिम्फोसाइट है उनको हेल्प करता है, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैंने आपको ये भी बताया कि देयर आर टू हैवी चेन्स, टू लाइट चेन्स। जो हैवी चेन्स है उसमें दो रीजन्स होते हैं, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाई जाती है, इसमें N टर्मिनल होता है, इसमें C टर्मिनल होता है। दोनों हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रेकिंग के द्वारा जो है वो कनेक्टेड होते हैं। एमिनो एसिड के बारे में मैंने बात की थी कि एमिनो एसिड जो है वो एक कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कार्बन sp3 भी है। ठीक है, ये कार्बन कैसा है, sp3 यानी 1s and 3p ऑर्बिटल। तो ऐसा कोई sp3 अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि any sp3 carbon atom which has 4 different groups is known as chiral. ओके, तो एमिनो एसिड इज द chiral। ठीक है, एमिनो एसिड जो है वो chiral है। अंडरस्टैंड, विद द ओनली एक्सेप्शन जो है वो ग्लाइसिन, जिसके इस R पे भी H होता है, इसलिए वो नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे बनता है कि एक अमीनो एसिड हम ऐसे रखेंगे, एक अमीनो एसिड ऐसे रखेंगे, दोनों को हम एलिमिनेशन कर देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, -H2O होगा और पेप्टाइड बॉन्ड का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो एंटीबॉडीज क्या है, ये बात जो है वो हमने सीखी। अब हम इसके बारे में जो सीखेंगे वो होंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू।